नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। पंचतंत्र की कथाएं। इनको लिखा है आचार्य विष्णु शर्मा जी ने। तो इन कहानियों के माध्यम से नीति, ज्ञान, मित्रता और शत्रुता के भेदों की व्याख्या कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत कर नीतिवान और गुणवान बनने की शिक्षा यह पुस्तक देती है। ख़ास तौर पर बच्चों को इन कहानियों को सुनाएं, उनको अच्छा ज्ञान मिलेगा और उनका जो है बौद्धिक विकास भी होगा। तो सबसे पहली कहानी हम बताते हैं आपको। सबसे पहली कहानी है पहले तंत्र की पहली कहानी है कपटी मित्र। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था जिसमें एक व्यापारी रूपा रहता था। रूपा के पिता वैसे तो उसके लिए काफ़ी धन और अच्छा कारोबार छोड़ गए थे, किंतु फिर भी उसके दिल में एक लालसा थी कि वह किसी न किसी ढंग से अमीर आदमी बन जाए। इतना बड़ा आदमी कि चारों ओर सब दिशाओं में उसी के नाम के चर्चे हों। बस यही ख्याल हर समय उसके दिमाग में घूमता रहता था। अमीर बनूं, धनवान बनूं। धनवान बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? विद्या, खेती, सरकारी नौकरी, ब्याज, व्यापार और भिक्षा, यही 6 रास्ते थे उसके सामने। अमीर बनने के लिए उसे 6 रास्तों में से एक को चुनना था। मंजिल केवल एक ही थी, अमीर बनना। वह रातों को बिस्तर पर पड़ा पड़ा इसी चिंता में खोया रहता था कि इन 6 मार्गों में से कौन से मार्ग का चयन करूं। सरकारी नौकरी में तो अधिकारियों को दिन रात सलाम ठोंकना पड़ेगा, फिर उन अधिकारियों की डांट फटकार भी सुननी पड़ेगी। फिर भी क्या विश्वास था कि वह कब तक धनवान व्यक्ति बनेगा। कृषि करना और शिक्षा प्राप्त करना उसके बस की बात नहीं थी। ब्याज पर पैसा देकर सूदखोरी से धनोपार्जन में हर समय व्यक्ति घर पर पड़ा पड़ा शिथिल हो जाता है। उसमें धन डूबने का भी खतरा रहता है। लेकिन फिर एक ही मार्ग रह जाता है, व्यापार। हाँ, व्यापार। यही फैसला कर लिया था रूपा ने। उसने अपने खास मित्रों को एकजुट करके अपनी योजना को विस्तार पूर्वक बताया और इन सब ने यह निर्णय कर लिया था कि इस छोटे से गांव में क्रम कृषकों से मंदा अनाज और लकड़ियां आदि खरीदकर बड़े शहर में ले जाकर अधिक दामों में बेचेंगे। इस तरह हम धनवान बन जाएंगे। चूंकि रूपा सेठ पहले से ही ग्राम में धनवान बना हुआ था, उसकी बात सुनते ही सभी एकजुट हुए। साथी खुशी से झूम उठे और रूपा के साथ जाने को तैयार हो गए। फिर क्या था, देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी हो गईं। एक मजबूत सी बैलगाड़ी खरीदी गई जिसमें ग्रामीणों ने कम दामों पर सामान खरीदकर उसमें भर लिया गया। उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 अच्छे तथा मोटे ताजे बैल खरीदे गए। इस प्रकार से रूपा सेठ अपने मित्रों के साथ उस सामान से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर गांव से काफ़ी अधिक दूरी पर था। फिर बैलगाड़ी का सामान भी काफ़ी रख दिया गया था। इसका परिणाम यह सामने आया कि घने जंगल में जाकर बैल बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी एक टांग भी गिरने के कारण टूट गई थी। इस परिणाम को लेकर रूपा और उसके साथी काफ़ी परेशान हो उठे थे और वे करते भी क्या। चिंता के मारे उनका हाल बुरा हो रहा था। एक ओर तो इस सघन जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था तथा दूसरी ओर चोरों का। बहुत देर सोच विचार करने के पश्चात रूपा अपने 2 साथियों को बैल की देखभाल करने के लिए तथा उस पर लदे सामान की देखरेख के लिए छोड़कर बाकी साथियों को अपने साथ लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो कम के लिए अधिक नुकसान न होने दे। लेकिन रूपा के साथी शायद उससे कई ज़्यादा चतुर थे। उन्होंने जैसे ही रूपा सेठ को जाते देखा तो अगले दिन ही वह स्वयं भी वहां से चल पड़े। रूपा सेठ के पास जाकर उन्होंने झूठी बात बनाते हुए कह दिया कि वह बैल तो उसी रात मर गया था। हम उसका अंतिम क्रियाक्रम उसी जंगल में करके आ रहे हैं। दूसरी ओर जख्मी बैल जंगल की हरियाली में हरी हरी घास और स्वच्छ वातावरण की ताज़ा हवा खा खा कर दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो गया।
वह जंगल में रात दिन खाता पीता मौज में रहता, रात्रि के समय नहर के किनारे जाकर आराम से विश्राम करता। इस तरह वह कुछ ही समय में इतना मोटा ताजा और एक सांड के समान हो गया कि उस पर नज़र डालने पर ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे यह बैल वास्तव में इस जंगल का राजा हो। कुछ ही दिनों में पिंगलक नाम का सिंह जंगली जानवरों के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नहर के समीप जाने लगा। तो रूपा के इस सांड के समान बैल ने जोर से दहाड़ने की आवाज़ निकाली जिससे सारा जंगल गूंज उठा। पिंगलक सिंह ने इतनी भयंकर आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। वह घबराया हुआ नहर के पास से बिना प्यास बुझा ही भाग खड़ा हुआ। उसी के पीछे पीछे जंगली जानवर भी भाग खड़े हुए। वे सभी जंगल में एक जगह पर छुप कर बैठ गए। उसी सघन जंगल में उस सिंह के मंत्री के बेटे कर्टक व दमनक नामक 2 पुत्र रहते थे, जिन्होंने उस सिंह से अपने पद से निरस्त कर दिया था। लेकिन फिर भी वे अपने राजा का पूरा आदर सम्मान करते थे। जैसे ही उन्होंने सिंह को नहर के किनारे से बिना पानी पिए लौटते देखा तो दमनक ने कहा, भाई कर्टक, हमारा राजा तो नहर के किनारे से प्यासा ही वापस लौट आया। अब तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ बैठा है। इस जंगल का राजा होकर वह पानी भी ना पी सका। कर्टक ने कहा, भाई दमनक, हमें भला इन बातों से क्या लेना देना है। बड़े लोग कह गए हैं कि जो भी संसार में दूसरों के काम में बिना वजह अपनी टांग अड़ाता है वह बेमौत मरता है। जैसे एक कील उखाड़ने वाले बंदर की कहानी तुमने सुन रखी होगी। नहीं भैया, मैंने तो उसकी कहानी नहीं सुनी तो अब सुन लो, मैं तुम्हें उस बंदर की कहानी सुनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी ख़त्म होती है। अगली कहानी हम आपको सुनाएंगे ये बंदर की कहानी। धन्यवाद।